तो लास्ट क्लास में अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, हमने देखा था केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम कैसे केमिकल इक्वेशंस तीन तरीके से लिख सकते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, फिर कैसे हम उस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने क्या क्या चीजें यूज की थी। हम अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट लिख रहे थे, ब्रैकेट में एस, एल, जी या ए क्यू, ये सब हमारे रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अपने रिएक्शन की कंडीशंस को मेंशन कर सकते हैं एरो के ऊपर और नीचे, इससे हमारा रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम रिएक्टेंट साइड हीट लिख दें, अगर हीट रिलीज हो रही है तो हम प्रोडक्ट साइड में हीट लिख दें, इससे हमारा रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और दूसरा नाम क्या था, एक्सोथर्मिक। तो वो हीट की वैल्यू देख के और हीट कहां लिखी है वो देख के हमें समझ में आ जाएगा कि वेदर द रिएक्शन इज एंडो और एक्सो। ठीक है, इसके अलावा एक और था रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, डबल साइडेड एरो अगर अपन यूज कर रहे हैं इसका मतलब दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, इतना ही था जो जिससे अपन इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं अपने रिएक्शन को। और ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं। इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, रिएक्शंस नहीं बोल रहा हूं। केमिकल रिएक्शंस तो हम 5 टाइप के रिएक्शन अलग पढ़ेंगे, मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन होते क्या है हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। केमिकल इक्वेशंस आर द स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर केमिकल रिएक्शन। राइट, इस डेफिनेशन में कोई डाउट तो नहीं है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन ना बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड, जिसे हम स्केलेटल भी बोलते हैं। स्केलेटल मतलब समझते हैं, स्केलेटल पहली बार सुन रहे हैं वर्ड स्केलेटल। आप लोग स्केलेटल मसल्स सुने होंगे ना, जो मसल्स हमारे स्केलेटल बोन्स में रहता है, राइट, उस टाइप के मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मतलब क्या है, पूरा एक ढांचा, कंकाल बस, स्किन मसल्स कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी अधूरी है, राइट। वैसे ही अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी स्किन और मसल्स के बिना अधूरी है, सिर्फ वो स्केलेटल एक ढांचा रह जाएगा, एक कंकाल रह जाएगा हमारी बॉडी का, वैसे ही रिएक्शन भी अनबैलेंस्ड जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए उनको स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो। जैसे मैं एक सिंपल सा रिएक्शन ले रहा हूं वाटर के फॉर्मेशन का, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा सर H2 और O2 ही क्यों लिखा हमने, वाई नॉट सिंगल H, वाई नॉट H3, लिख सकते थे ना H3 सिंगल H या H4, H2 ही क्यों। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं, ये दिमाग में आ रहा है। देखो, ये H2 जो होता है ना, ये आपके हाइड्रोजन का गैस फॉर्म होता है। आप लोगों ने क्लास 9th में एटॉमिसिटी पढ़ा होगा। एटॉमिसिटी, इट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में ना 2 एटम होते हैं, इसलिए मैंने H2 लिखा है। वैसे ही ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो मैंने O2 लिखा है। इन द सेम वे नाइट्रोजन को भी मैं N2 लिखूंगा। तो जब भी मैं रिएक्शन करवाता हूं ना, तो रिएक्शन में हम H2 ही लिखेंगे। कभी भी नेचर में H अकेला नहीं रह सकता। H उस टाइप का एटम है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम सुने ना, एटम का मतलब क्या होता है, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर एलिमेंट। हमारे एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो अकेले रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जिसका अकेला एक एटम ना एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि हीलियम सुने, हीलियम, हीलियम भी एक गैस है, बट यहां मैंने He2 नहीं लिखा, देख रहे हो। H2 एक गैस है या हाइड्रोजन एक गैस है, उसको रिप्रेजेंट मैंने H2 से किया है।
बट हीलियम भी एक गैस है, उसको मैंने He से रिप्रेजेंट किया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये एक ऐसी गैस का एटम है जो अकेले रह सकता है ना। अगर मैं इसके थोड़ा सा और डीप में जाऊं, इसमें अगर मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊं, तो उसका रीजन वो ऑक्टेट रूल है। आप लोग जो 9th में पढ़े हो, ऑक्टेट सुने हैं? बोर का नाम तो सुने हैं ना, नील बोर। उन्होंने एक ऑक्टेट रूल दिया था कि वो एलिमेंट जिसके आखिरी वाले शेल में, शेल भी समझ गए ना, आखिरी वाला ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, दो कुछ स्मॉल एटम्स के लिए 2, बड़े एटम्स के लिए 8, तो वो स्टेबल होते हैं। और जो स्टेबल होते हैं वो अकेले रह सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जो स्टेबल होते हैं वो अकेले रह सकते हैं। जो अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल और स्टेबल समझ रहे हो? मतलब एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही चंचल चालाक है, एकदम हर बार एकदम उपद्रवी बच्चा है, उसके कभी भी हाथ पैर सीधे नहीं रहते हैं, हमेशा मस्ती करता रहेगा, तो इस टाइप के प्राणी को हम अनस्टेबल बोलेंगे। समझ गए? मान लो एक दिन ना वो दौड़ते दौड़ते गिर गया, अब बैठा है एक टेबल में, अब ना भाग सकता है ना दौड़ सकता है क्योंकि इसको लग गई है, तो अब वो स्टेबल हो गया है। बस यही खेलना पूरा केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। अगर एटम पहले से ही स्टेबल होते ना, तो उनको मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वाटर क्यों बना, H2O क्यों बना, ये H2 क्यों बना, सिंगल H क्यों नहीं बना? क्योंकि वो अकेला अनस्टेबल था। एंड सभी हम सभी अपने लाइफ में भी स्टेबल होना चाहते हैं, राइट? आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ताकि आपको आगे जाके अच्छी नौकरी मिल सके, आप पैसे कमा सके, आप अच्छी लाइफ जी सके। ये आप लोग के टर्म्स में एक स्टेबिलिटी है, राइट? इनके टर्म्स में स्टेबिलिटी क्या है कि कैसे ये अकेले रह ले, ये उनके लिए स्टेबिलिटी है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो द एवरीथिंग इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये H2 बन के स्टेबल रहता है, ये अकेले He बन के स्टेबल है, तो इसको जरूरत ही नहीं है किसी और He के साथ मिलके ये मॉलिक्यूल बनाए। ये अपने आप में इसका एक एटम इसके मॉलिक्यूल के बराबर है, आप ये मान के चलो। इसका एक एटम ही इसका मॉलिक्यूल है, बट इसको अपने जैसा एक और एटम चाहिए मॉलिक्यूल बनाने के लिए। एम आई क्लियर? तो मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, एटम हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका सिंगल एटम नहीं हो सकता स्टेबल, बट इसका सिंगल एटम स्टेबल हो सकता है। बट मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं ना, तो एटम और मॉलिक्यूल में डेफिनेशन में थोड़ा सा ही अंतर है। एटम को हमने क्या बोला? इट इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मे और मे नॉट दोनों वर्ड बोल रहा हूं मैं, मे नॉट। बट मॉलिक्यूल के लिए इट इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वहां पे कोई दो ऑप्शन नहीं है, स्टेबल रहेगा ही। समझ गए? ओके। अब ये देखना, इस इक्वेशन को हम बैलेंस की कैटेगरी में डालेंगे कि अनबैलेंस की कैटेगरी में। तो देखो कैसे पहचानते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है। देखो बैलेंस का मतलब क्या होता है? आप लोग बैलेंस और कहां सुने हो? वेट करते समय जो हम बैलेंस यूज करते हैं, नॉर्मल फिजिकल बैलेंस। आप कभी सब्जी खरीदने गए होंगे तो वो एक तरफ तराजू में बाट रखता है लोहे का, 1 किलो का, 2 किलो का, और उसके एवरेज में यहां पे वो सब्जियां डालता है, राइट? जैसे ही वो दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं, मतलब आपकी सब्जी 2 किलो हो गई, ऐसे होता है। तो मतलब दोनों साइड सेम रहना चाहिए, इसी को बैलेंस बोलेंगे। दोनों साइड चीजें सेम रहनी चाहिए, उसी को हम बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। अब यहां पे वो दोनों चीजें क्या है? यहां पे है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिएक्शन या इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन अगर मैं लेफ्ट में काउंट करूं हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक मत बोलना, एटम काउंट करना है हमें, मॉलिक्यूल काउंट नहीं करना है। मैंने क्या काउंट करना है? एटम काउंट करना है। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हुए? 2 एटम्स, राइट? समझ में आ रहा है? 2 लिखा है साफ साफ, मतलब 2 एटम होंगे, राइट? और राइट हैंड साइड में कितने हैं हाइड्रोजन के एटम? 2 है, यहां पे भी H2O, मतलब H2 है, O1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 तो है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन देखते हैं, लेफ्ट में कितना है? 2 ही तो है ना, कुछ और बोल रहे थे क्या? 2 ही है। आदित्य समझ में आ रहा है? यस सर। और राइट में कितना है ऑक्सीजन? ओनली 1। तो अभी यहां पे जो बैलेंस कंडीशन नहीं आई है, यहां
ज्यादा है ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन कम है, हाइड्रोजन ही बराबर है, भले हाइड्रोजन दोनों जगह बराबर है बट ऑक्सीजन यहां पे एक है, यहां पे दो है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। समझ गए? अनबैलेंस्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करें, इसको बैलेंस कैसे करें? तो देखो, अगर आप 2 किलो सब्जी लेने गए हो तो इधर तो 2 किलो का बाट रख दिया, अब सब्जी बढ़ा रहा है, पर जब तक ये नीचे है सब्जी ऊपर है तब तक वो सब्जी डालेगा ताकि दोनों बराबर ना आ जाए। ये थोड़ा कम करेगा, आप तो 2 किलो लेने गए ना भाई, 2 किलो तो लेना ही पड़ेगा। तो जहां चीजें ज्यादा है ना वहां से हम कम नहीं करते हैं, जहां कम है ना उसे बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि आप सब्जी तो 2 किलो लेने गए हो तो 2 किलो लेके तो आओगे, इतना तो श्योर है। तो आप वजन कम नहीं करोगे, आप क्या करोगे, अपनी सब्जी बढ़ाओगे। समझ में आ रहा है? अब वही चीज यहां रिलेट करो, ऑक्सीजन जहां ज्यादा है ना उसको कम नहीं करेंगे, जहां कम है उसको बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? एम आई क्लियर? और वैसे भी देखो, अगर आपने यहां पे कुछ ये आपका H2 का फॉर्मूला है राइट, आप यहां पे इस फॉर्मूले को कुछ नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है। ये नहीं करना कि H2O है सर तो यहां पे भी 2 लगा दो, हो गया 2 ऑक्सीजन। अगर ऐसा करोगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? अब ये वाटर थोड़ी ना रहा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ये तो H2O2 है, तो दिस इज नो लॉन्गर अ वाटर मॉलिक्यूल। इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको अगर ऑक्सीजन बढ़ाना है तो हमारे पास एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, हम यहां पे नंबर्स एंटर करें इसके फॉर्मूले के पहले। ये जो 3 आपके दिख रहे हैं ना, ये तो फॉर्मूले हैं, सिंबल है, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। आपको जो भी करना है क्या करोगे, उसके फॉर्मूले या सिंबल के पहले। समझ गए? तो ऑक्सीजन अगर मुझे बढ़ाना है तो एक ही ऑप्शन है, मैं यहां पे कुछ नंबर्स लिख के ऑक्सीजन को बढ़ाऊं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 तो पहले से ही है, H2O के सामने 1 तो है ना, तो अपन मिनिमम 2 लगा सकते हैं, उससे कम तो और कुछ नहीं कर सकते। 1.5 ये सब नहीं होता, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 2.5 2.75 ऐसा नहीं करते अपन, क्योंकि एटम एक होगा या 2 होगा या 3 होगा, 2.5 एटम नहीं होता। एटम्स आर इनडिविजिबल, आप एटम को काट नहीं सकते कि 2 मैं रख लेता हूं, एक आप रख लो, आधा तू रख ले, आधा तू रख ले, ऐसा नहीं। या तो 1 एटम देना पड़ेगा मुझे या तो 2 देना पड़ेगा, 1.5 का कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे, आधे का कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मिनिमम मैं यहां पे 2 लगा सकता हूं। एग्री? ऐसा करने से क्या हुआ है, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, कैसे पता चल रहा है, 2H2O का मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आप उसको 2 लिख के देखो, H2O H2O, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, पर हाइड्रोजन बढ़ के 4 हो गए, देख रहे हो? मैंने यहां पे 2 लगाया, उससे ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए थोड़ी ना है, ये तो पूरा मॉलिक्यूल के लिए है, तो उससे ऑक्सीजन तो बड़ा बड़ा बट साथ में हाइड्रोजन भी बढ़ गए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब ये बढ़ के हो गया 4, यस और नो? अब यहां +2 मत कर देना, ठीक है, एक तो पहले से ही था ना, आप एक में एक ऐड किए तभी तो 2 हुआ, तो इसलिए यहां पे मैंने सिर्फ 1 ही ऐड किया, ऐसा नहीं कि 1 + 2 कर दिया सर, यहां 2 है ये 1 है, ऐसा नहीं। समझ गए? क्लियर है? तो ऑक्सीजन दोनों जगह बैलेंस हो गया, बट ये 2 लगाने से मेरा हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, राइट? तो अब क्या करेंगे, सेम 2 यहां भी लगा देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को बढ़ाना है तो इसको तो कुछ करने से मतलब नहीं है, क्योंकि यहां तो सिर्फ O2 है, तो हमको यहीं पे कुछ करना पड़ेगा जिससे हाइड्रोजन बढ़ जाए, और वहां वो क्या करेंगे, हम यहां 2 लगा देंगे, तो 2 से बढ़ गया तो टोटल हाइड्रोजन आपके यहां भी 4 हो गए। अब बैलेंस है, 2 किलो सब्जी हो गई, चेक कर सकते हो आप एक बार, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहां 2 लिखा मतलब ये 2 इसके लिए भी है, जैसे ये 2 H2 के लिए भी है वैसे ये 2 O के लिए भी है, हो गए 2 ऑक्सीजन। नाउ दिस इज नोन एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आया? तो केमिस्ट्री में कभी भी हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखते, आप कोई भी बुक उठा लो, है ना, किसी भी क्लास की कोई भी बुक उठा लो, हर बार हर जगह बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखा रहता है। आप लोग कभी कोई इक्वेशन में देखे होंगे सामने 2 लिखा है या 3 लिखा है, तो ये सब, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स बता रहे हैं हमें
कि कितने मॉलिक्यूल्स हम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज के। अब इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, देखो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बोल सकता हूं कंबाइंस विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आया? ये वर्ड वर्ड रिएक्शन हो गया इसका, वर्ड इक्वेशन, सॉरी सेंटेंस इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन तो बस हाइड्रोजन लिख दो प्लस ऑक्सीजन लिख दो, गिव्स वाटर हो जाएगा, ठीक है। और ये उसका सिंबल के फॉर्म में, ये वाटर का फॉर्मूला, ये ऑक्सीजन का सिंबल, ये हाइड्रोजन का सिंबल। क्लियर है? एक और इक्वेशन देखते हैं, ये क्लियर है सबको पक्का? ठीक है, थोड़ा सा एक बड़ा इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा। Fe जानते हैं क्या होता है? Fe आयरन। Fe क्यों नाम, Fe क्यों सिंबल पड़ा उसका? आयरन। हाँ, लैटिन नेम उसका फेरम है, तो फेरम से उसका नाम पड़ा है, मतलब Fe, उसका सिंबल पड़ा है Fe। फेरस जो आप बोल रहे हो ना, वो Fe2 पॉजिटिव को फेरस बोलते हैं और Fe3 पॉजिटिव को फेरिक बोलते हैं। सुना होगा ना, Fe2 पॉजिटिव भी होता है और Fe3 पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। 2 पॉजिटिव वाले को हम फेरस बोलते हैं और 3 पॉजिटिव वाले को हम फेरिक बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो Fe आपका आयरन हो गया, ये आपका सॉलिड स्टेट में रहता है, राइट? ठीक है, मैं एक्चुअली वो जंग लगाने वाला हूं आयरन में, ठीक है, तो मैं ले लेता हूं आरस्ट H2O, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं, वाटर वेपर बोलते हैं तो इसको मैं गैस के फॉर्म में लिख लेता हूं, ठीक है। व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विद सरफेस ऑफ आयरन इट गेट्स कोरोडेड, ठीक है, कोरोजन हो जाएगा उसका, रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, और बनेगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लिबरेट के लिए ऐसा लगा दूं, हाँ, और रस्ट तो सॉलिड होता है ना, सही है? थोड़ा इंफॉर्मेटिव दिख रहा है रिएक्शन। चलो, बैलेंस है कि अनबैलेंस है, जल्दी बताओ क्या अनबैलेंस है? और बैलेंस्ड। Fe, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप पहले दो साइड लिखो कितने कितने एटम है और कितने कितने कौन कौन से एलिमेंट है और कितने कितने एटम है। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट है। इसके अलावा चौथा एलिमेंट तो नहीं दिख रहा किसी को। तो आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पहले ये वाला इक्वेशन बैलेंस करते हैं, फिर मैं बताऊंगा बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग, मैं बताता हूं उसके बाद, ठीक है। पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो आयरन कितना है जल्दी जल्दी बताते जाओ मुझे, लेफ्ट साइड में 1, हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट साइड में 2, ऑक्सीजन कितना है 1। आदित्य है ना साथ में? यस सर। हाँ, आयरन कितना है राइट साइड में? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4, Fe3O4 है ना वो, ठीक है, 4। तो आयरन और ऑक्सीजन आपका अनबैलेंस है, ठीक है। देखो, जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में करना चाहिए, ये थोड़े कॉमन एलिमेंट है जो बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आयरन को पहले करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आयरन यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, क्या करेंगे तो यहां पे 3 हो जाएगा। Fe के आगे 3 लगा देना, 2 मत लगाना कि सर 1 तो पहले से है 2 लगा देता हूं तो वो 3 हो जाएगा, नहीं, यहां 2 लिख दिया मतलब वो 2 ही कहलाएगा, समझ रहे हो ना? वो 2 + 1 3 नहीं होगा, तो यहां 3 लिखाएगा। और गलती से कभी भी 3 यहां मत लिख देना, ये भी चीज बता दे रहा हूं मैं। आयरन, देखो कभी भी कोई मैं मेटल लेता हूं ना, अगर मेटल, आयरन इज अ मेटल, आयरन मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब मेटल है। जब भी हम मेटल लेंगे ना तो हमेशा अकेले लेंगे, सिंगल। देख रहे हो Fe, मैंने Fe2 नहीं लिखा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कोई गैस लेते हैं तो उसके मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेंगे, कोई मेटल लेते हैं तो उसको एटम के फॉर्म में लेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो Fe यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, यहां 3 लगाने से Fe बढ़ के हो गया 3। क्लियर है? +2 करूंगा तब तो 3 आएगा ना, पर यहां लिखूंगा 3, ये याद रखना। क्लियर है? चलो, ओके, Fe बैलेंस, हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस दिख रहा है हमें,
ऑक्सीजन यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, तो क्या करूं कि यहां पे 1 से 4 हो जाए? सर 4 लगाना है। H2 के सामने 4 लगाना पड़ेगा, 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 2 लगाओगे ना, एक वाटर मॉलिक्यूल में तो एक ही ऑक्सीजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल में तो एक ही ऑक्सीजन है, अगर आपने सामने 2 लगा दिया तो 2 ही ऑक्सीजन होगा, हमको तो 4 चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहां पे सामने मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, यहां पे अपन 4 लिख देंगे, समझ गए? यहां मैंने 3 किया है और यहां मैंने 4 किया है, समझ गए एवरीवन? तो उससे आपका यहां का ऑक्सीजन बढ़ के कितना हो गया? 4। बट कुछ हुआ है और, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया है, जबरन के वो डिस्टर्ब हो गया बेचारा, है ना? पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना, ऑक्सीजन अगर मुझे यहां बढ़ाना है तो मुझे यही छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन है नहीं, तो मुझे ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए मेरे पास ऑप्शन यही था कि मैं इसके सामने कुछ नंबर बढ़ाऊं, और ऑप्शन नहीं था मेरे पास, ठीक है? तो अब उससे हाइड्रोजन का डिस्टर्ब हुआ है, 4H2, मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए? यहां पे एक कॉमन मिस्टेक होती है, कुछ लोग के दिमाग में आ भी रहा होगा, बोल नहीं रहे होंगे झिझक के कारण, कुछ लोग 6 भी सोच रहे होंगे, कोई है ऐसा 6 वाला? 8 सोचे सब? नैतिक, ध्यान, चलो अच्छी बात है। 4 into 2 करना है, 4+2 नहीं करना है, ठीक है? जनरली ये चीज होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि कॉमन मिस्टेक है, 4+2 करके 6 बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला अगर कंफ्यूजन होता तो आप 4 बार लिख के देख लो वाटर को। 4H2 मतलब क्या हुआ? H2O 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 H2O, आप 4 बार लिख के देख लो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 4 बार लिखे तो हर में 2 है, 4 में 8 होंगे, क्लियर है? तो आपका हाइड्रोजन बढ़ के कितना हो गया? 8, समझ गए? क्लियर है? अब यहां पे हाइड्रोजन को 8 करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? हाँ, 4 कि कुछ और? 4 पक्का? नैतिक कि 3? 4 ना, ठीक है, 4। तो इससे आपका हाइड्रोजन यहां भी बढ़ के कितना हो गया? 8, समझ गए? अब ये इक्वेशन बैलेंस है, 3 atoms of iron plus 4 molecules of water gives Fe3O4 plus 4H2, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, एक दो एग्जांपल करेंगे कोशिश, हाँ चलो, सब ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन। मैं एक रिएक्शन देने वाला हूं अमोनिया बनाने का, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिएक्शन अमोनिया बनाने का, N2 plus H2 gives अमोनिया, याद है? N2 मतलब नाइट्रोजन, ठीक है? देखो मैंने अगेन उसको N2 लिखा है, N नहीं लिखा, N एटम होता है, N2 मॉलिक्यूल होता है, और हमेशा रिएक्शन मॉलिक्यूल वाले करेंगे, ठीक है? गैस के लिए, प्लस H2 हाइड्रोजन गिव्स, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, हालांकि बैलेंस करते समय रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है वो सब देखने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस बैलेंस करना है, ठीक है? गिव्स NH3, ये होता है आपका अमोनिया, याद रखना ये कॉमनली अपन यूज करते रहेंगे, अमोनिया का फॉर्मूला याद रखना NH3 होता है, ठीक है? इसको ट्राई करिए जल्दी से, आदित्य ट्राई कर इसको। यस सर। पहला काम आप लोग पहले लिख लो कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है और कितने कितने एटम्स हैं उसके, पहला काम तो आपको पहले समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बार रिएक्शन अनबैलेंस हो हो गया, वेरी गुड। और कोई? तुत्ती ट्राई करो, बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा कोई टफ नहीं है, और ये जो इक्वेशन दिया है तो बहुत सिंपल है। हुआ आदित्य? सर कर रहा हूँ। जल्दी।
यस सर। बाकी लोग जल्दी करिए। श्रुति, लक्ष्य, नैतिक एंड आपका नाम क्या है? अनिकेत। सबका हो गया? चलिए ठीक है, पीछे आते हैं। क्या बनाया हूं, आप ही बताओ अनिकेत। यहां पे क्या, किसमें क्या लिखना है बस वो बता दो, खत्म। N2 की इसको ऐसे ही रहने दो, इसके सामने कुछ नहीं लगाना है। नहीं, इसमें यहाँ 3 लगा रहे हो, सब 3 लगाए क्या? ठीक है, और यहाँ श्रुति 2। सबका यही है, आदित्य यही बना है, नैतिक यस सर। यहाँ क्यों? देखो लास्ट में चेक करोगे ना तो पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं है। आपको लास्ट में चेक करना है कि N यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 3 6 हो गया। समझ गए? ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या है ना, हमेशा सिंबल के फॉर्म में तो नहीं रहेगा। जैसे अभी मैंने आप लोग को N2 प्लस H2 गिव्स NH3 दे दिया, ये सिंबल के फॉर्म में था तो आपने फटाक से उसको बैलेंस कर लिया। पर अगर इक्वेशन सेंटेंस के फॉर्म में तो क्या करोगे? जैसे ये लिखा हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? पानी में सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एक्वस। वेरी गुड, एक्वस सॉल्यूशंस है ये, ठीक है। बेरियम क्लोराइड के और सोडियम सल्फेट को जब इन दोनों को मिक्स किया गया, they react to give insoluble barium sulfate and sodium chloride। ठीक है, ये अब आपको क्वेश्चन है और बोल दिया बैलेंस करो इसको। तो अब इसको तो बैलेंस नहीं कर सकते, सेंटेंस को कैसे बैलेंस करेंगे? आपको पहले सेंटेंस को समझना होगा, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद ही आप बैलेंस कर पाओगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आप सेंटेंस इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते या वर्ड इक्वेशन को भी बैलेंस नहीं कर सकते। इसका वर्ड इक्वेशन का क्या फॉर्म होगा? देखो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां ध्यान दो। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इससे क्या समझ में आ रहा है कितना बेरियम है लेफ्ट में, कितना सल्फेट है या कितना सल्फर है राइट में? नहीं समझ में आ रहा है ना? आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखोगे। अब थोड़ा जाएंगे 9th में, फ्लैशबैक में। हम कैसे फॉर्मूला बनाते थे, क्रिस क्रॉस मेथड करके फॉर्मूला बनाते थे हम। तो अगर मुझे बनाना है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, तो बेरियम होता था Ba2 पॉजिटिव, ये बेरियम होता था Ba2 पॉजिटिव, और क्लोराइड होता था Cl1 नेगेटिव। याद आ रहा है? क्लोराइड आयन Cl1 नेगेटिव और बेरियम आपका Ba2 पॉजिटिव। तो हम इसके नीचे, बेरियम के नीचे लिख देते थे 2 और Cl के नीचे लिखते थे 1। जो भी इसका चार्ज है अपन एज इट इज लिखते थे, 2 है तो 2, 1 है तो 1। अब इसका जब इसको क्रॉस कराते थे, ये यहां जाता था और ये यहां जाता था। याद आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या बन जाता था? BaCl2। और क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, मैं ब्रैकेट में AQ लिख सकता हूं। क्लियर है यहां तक? सेकेंड, सोडियम सल्फेट, Na पॉजिटिव होता है सोडियम, ठीक है। सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। समझ रहे हो? Na के नीचे लिख दूंगा 1
और सल्फेट के नीचे लिख दूंगा 2। जो भी चार्ज है साइन को हटा के अपन नीचे लिख देंगे। ये 2 जाएगा यहां और ये 1 जाएगा इस तरफ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2SO4। 1 नहीं लिखते अपन, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 तो पहले से ही है, ठीक है। फिर ये एरो आ जाएगा आपका, एरो को अपन गिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिव्स। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स, दोनों रिएक्ट करके गिव्स, है ना। तो ये भी आपका एक्वा सॉल्यूशन ही होगा ना, क्योंकि दोनों में लिखा है सॉल्यूशन इन वाटर, राइट। अगला बेरियम सल्फेट, Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, दोनों का 2 है ना, दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? BaSO4। क्लियर है? हाँ। और आखिरी आपका सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या बनेगा फॉर्मूला? NaC। अब आप बैलेंस कर सकते हो इसको। समझ गए? पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि पहले आपके इक्वेशन सेंटेंस और वर्ड फॉर्म में लिखे हुए थे। अब हमने उनको पहले फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज किया, अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक और कोई पॉइंट इस 2 लाइन में लिखा है, कोई पढ़ के मुझे बताओ कि अपन अपने रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एक और पॉइंट इस 2 लाइन में लिखा है, एक बार रीड करो जल्दी से 2 लाइन। एग्जैक्टली। और कोई कुछ? बेरियम सल्फेट क्या है? इनसॉल्युबल है। देखो इसका मतलब क्या बनाऊंगा यहां पे मैं? एक डाउनवर्ड एरो। वेरी गुड, समझ में आया? ये पढ़े थे ना अपन लास्ट क्लास में कि कोई चीज अगर इनसॉल्युबल रहती है तो उसका अपन क्या बनाते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वाज द वर्ड, राइट। तो वो दैट इज शोन बाय अ डाउनवर्ड एरो। इवोल्यूशन ऑफ गैस इज शोन बाय अपवर्ड एरो एंड precipitation, formation of precipitate is shown by downward arrow। क्लियर है ये लक्ष्य? ओके। तो अब ये इक्वेशन आपका मस्त इंफॉर्मेटिव भी है, सबका स्टेट भी लिखा है, जो इनसॉल्युबल है वो भी हमें पता चल रहा है कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। अब आप इसको बैलेंस करो, ठीक है। तो बेरियम यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, बैलेंस है बेरियम, है ना। ओ को मैं लास्ट में करूंगा बैलेंस, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सबको बैलेंस करने के चक्कर में ना ओ आखिरी में अपने आप बैलेंस हो जाता है, करना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने बोला कि ओ और एच को आखिरी में। समझ गए? ओके। तो बेरियम 1 है, सोडियम यहां पे 2 है, यहां पे 1 ही है। दिख रहा है? यहां तो नहीं है सोडियम कहीं, जो सोडियम है यहीं पे है। यहां पे 2 सोडियम दिख रहा है, यहां पे 1 ही सोडियम है, ठीक है। देखो अब उससे क्या हुआ, क्लोरीन को मुझे बैलेंस नहीं करना पड़ा, क्लोरीन अपने आप 2 हो गया ना, क्लोरीन अपने आप 2 हुआ ना, और यहां भी 2 था, तो क्लोरीन को कुछ नहीं करना पड़ा। एक ही मतलब है, अगर आप क्लोरीन पहले बैलेंस करते ना तो सोडियम के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, ओके। अब क्या बच गया? सल्फर। एस मतलब सल्फर। एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। बेरियम प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सल्फेट मत बोलना, सल्फेट तो उसका नाम है, बट उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, तो सल्फर यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहां पे 4 है, यहां पे भी 4 है, खत्म, बैलेंस हो गया इक्वेशन। सिर्फ क्या करना पड़ा? यहां 2 लगाना पड़ा, दैट्स इट। सिर्फ यहां पे 2 लगाने से ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। समझ गए एवरीवन? तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, बैलेंसिंग का तीनों फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। एम आई क्लियर? है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, एक और एग्जांपल देखने से पहले मैं बताता हूं कि अपन इक्वेशन बैलेंस क्यों कर रहे हैं, इतना सरदर्द क्यों, है ना। व्हाट इज द नीड फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन, व्हाई आर वी बैलेंसिंग द इक्वेशन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? बैलेंस कैसे करते हैं वो तो हम सीख लिए 2-3 एग्जांपल से, बट क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन? तो आप लोग को 9th में एक लॉ याद होगा, एग्जैक्टली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोग एक लॉ पढ़ते थे जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई स्टेट कर सकता है इसको? एनीवन? प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक सर फॉर्म है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये डिलेड वर्जन है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, और दूसरा फॉर्म क्या है?
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली ये सबसे पहला फॉर्म है। आप लोग जो स्टेटमेंट बोले वो भी सही है, गलत नहीं है, बट वो रिएक्शन के लिए स्टेटमेंट है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ऐसा तभी होगा जब दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल। समझ रहे हो? जो आपने जो स्टेटमेंट बोला ना कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के बराबर हो, अदरवाइज मास में डिफरेंस आएगा। जैसे हमने जो वाटर वाला एग्जांपल लिया था ना, उसमें अगर अपन मास देखें, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मास अगर देखें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहां पे कितना है, 2 है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है ना, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है। ऐसे मेरे पास 2 एटम है तो टोटल मास 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, एक का। हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 32। तो कितना आया, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज 34। समझ रहे हो? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज 34। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, 2 हाइड्रोजन का, 16 ऑक्सीजन का, 18। तो ये तो अनबैलेंस हो गया। समझ गए? मतलब हियर इन एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन वी आर वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए? हम अपने अनबैलेंस्ड इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वी आर वायलेटिंग इट। हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन मतलब कोई रूल को तोड़ना, कोई नियमों को तोड़ना, उसको अपन वायलेशन बोलते हैं। ठीक है? तो हियर वी आर वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो जस्ट टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी बैलेंस द इक्वेशन। समझ गए? व्हाई डू वी बैलेंस द इक्वेशन? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया भी है एनसीईआरटी में पीछे कि व्हाई डू वी बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है? उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है? डिजायर्ड प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगा बट उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलेगा जितना हम चाह रहे हैं। ठीक है? मतलब यहां पे हमको पता है कि H2O2 लिए तो H2O बन रहा है, पर हमको पता है कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। आप जब बैलेंस करोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स होगे तब जाके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है? डिजायर्ड प्रोडक्ट तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है? बट उसकी क्वांटिटी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कितनी बनी है, वो हम बैलेंस करके ही बता पाएंगे कि कितना मॉलिक्यूल बनेगा प्रोडक्ट का। समझ गए? ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अपन लास्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखे थे, याद है? फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और बदले में ग्लूकोज बनाते हैं। अरे याद आ रहा है? यहां क्या लिखा था ऊपर नीचे? हाँ, ऊपर मैंने सनलाइट लिखा था, हीट नहीं, सनलाइट। हीट बोलोगे तो मैं तो फिर बोलूंगा, मैं अंदर लाके हीट दे देता हूं उसको। ठीक है? सही वर्ड क्या है? सनलाइट। उसको सनलाइट चाहिए, उसको हीट नहीं चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए। ठीक है? ओके, तो C6H12O6 प्लस O2 ये मेरा रिएक्शन है। पहले तो ये बताओ कि ये बैलेंस है कि नहीं है? अनबैलेंस है, क्योंकि यही सामने दिख रहा ना, कार्बन यहां 1 है, यहां कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो ये अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करिए, ट्राई दिस। सर हो गया। ठीक है। O6, C6H12O6। ठीक है? अभी मेरे जैसे सॉल्व करने की कोशिश मत करो श्रुति, कि ऐसी देख के सॉल्व कर लिए। आप पहले लिखो दोनों साइड में कितने कितने कार्बन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, है ना? फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तब आप ऐसे बिना लिखे भी बस ऐसे देख देख के, अच्छा यहाँ 6 है, यहाँ 6 करने के लिए 6 लगा दो, ऐसे हो जाएगा फिर। बट शुरुआत में
है ना, आपको ऐसे लिख के देखना पड़ेगा कि कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 3 है। और राइट हैंड साइड में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन कितना है, ये भी तो है 8। अब ट्राई करो उसको, है ना, पहला ये काम करोगे, उसके आगे उसके बाद ही आगे बढ़ना ना, वरना गलती होगी। डन, ओके। सर हो गया। वेट। हो गया? नहीं हो रहा है कि नहीं हुआ? हो ही नहीं रहा है, ओके। हार मान लिया मतलब, गिव अप हो गया। लक्ष्य आपका? हाँ, पूछो ना। सर उसमें वो दो जगह लिखा है, तो सर अगर हम सर मतलब कोई नंबर इंटीजर डालते हैं तो सर एक तरफ उधर अगर डालते हैं तो सिर्फ उधर का मल्टीप्लाई होगा या दोनों तरफ का मिला के जो नीचे लिखा है उसको मल्टीप्लाई करना है? अगर आप इधर कोई नंबर ऐड करते हो ना, तो ओवरऑल ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा। जैसे आप मान लो यहाँ पे 3 लिखे, फॉर एग्जाम्पल 3 लिखे, तो अब आपका ऑप्शन कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, और पहले से 6 था तो 12 हो जाएगा टोटल। समझा? डाउट क्लियर है? ये 3 से ना इसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही पूछ रहा था क्या कि ये 3 इसमें ही मल्टीप्लाई हो गया? नहीं, इसमें वही मल्टीप्लाई होगा जो इसके आगे लिखा रहेगा। ये 3 तो इसके आगे लिखा है ना। चलो अनिकेत बताएगा मेरे को, ठीक है? चलो अनिकेत ट्राई कर एक बार। यहाँ पे एक कार्बन है, अब छोड़ दे, तुम गिव अप किया ना। अब यहाँ पे देख, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, तो इसको 6 कैसे करूं? 6, यहाँ 6 लिखूं? ठीक है, तो इससे आपका कार्बन बढ़ के हो गया 6, और ऑक्सीजन भी तो बढ़ा ना। ये 6 लगाने से ऑक्सीजन बढ़ा ना। कितना हो गया आप बता, लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना है? लेफ्ट में कितना है, पूरा लेफ्ट में कितना है? फिर से देखना एक बार, अच्छे से देख, यही यही देखना, यहां जा। और 30 समझ में आया? कितना है? 12 और एक 13, मतलब मैं ऐसे 10 करके इसको 13 कर देता हूं, ठीक है? ओके, तो कार्बन बैलेंस हुआ कम से कम, ठीक है? अब अगला हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना है? 2, राइट में कितना है? 12। तो राइट में लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट में 12 कैसे करूं? यहां पे 6, तो इससे ये बढ़ के कितना हो गया? 12। अब बता लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन हुए? अच्छे से देखना। 18 कितना हो गया? 18। अभी ठीक है, 12 यहां, 6 यहां, ठीक है, 18। अब क्या करें कि यहां भी 18 हो जाए बिना किसी को डिस्टर्ब किए? देखो अपने पास अभी ऑप्शन है कि मैं बिना इन दोनों को डिस्टर्ब किए ऑक्सीजन बढ़ा सकता हूं, सिर्फ यहां लगा के, बस हो गया। सर हाँ बोल। सर अगर ओ के पहले 6 लगाएंगे तो हो जाएगा। ओके, पहले 5 क्यों लगाएंगे? अब वो ना 12 6 18,
5 लगाएंगे तो 10 + 6 16 हो जाएगा। आप 5 लगाए हो। मैं बोला ना लास्ट में काउंट करके देखो, गलती समझ में आ जाएगी। आप लोग लास्ट वाला चेक नहीं कर रहे हो। पिछले क्वेश्चन में नैतिक ने नहीं किया लास्ट वाला चेक, इस क्वेश्चन में श्रुति ने नहीं किया लास्ट वाला चेक। लास्ट चेक करना जरूरी है कि दोनों जगह बराबर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्या बोल रहा है आदित्य? सर वही आप बता दिए सर, वही बोल रहा था। ठीक है, ठीक है। कई एक और गलती जो कॉमनली बच्चे करते हैं वो क्या है पता है? अगर ऑक्सीजन बढ़ाना हो ना तो वो यहां पे 6 लिख देते हैं बीच में। कभी भी कोई नंबर बीच में नहीं आएगा, उससे आपका फॉर्मूला खराब हो जाएगा। आप ये मान के चलो कि इस डब्बे में आपको कुछ करना ही नहीं है, इन डब्बों में आपको कुछ नहीं करना है। समझ गए? जो करना है इन डब्बों के पहले, हाँ जो भी मान लो, पर उसमें फॉर्मूले में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वरना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर है नैतिक? थोड़ा क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो एक और देखते हैं। चलो वर्ड इक्वेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है? सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। पहले आप इसको फॉर्मूले में चेंज करोगे, उसके बाद ही ये बैलेंस हो पाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आप लोग के लिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। हाइड्रोक्साइड OH1 नेगेटिव होता है, सोडियम Na पॉजिटिव होता है, ठीक है? बट दैट डजंट मीन कि आप ये सोडियम की जगह भी Na पॉजिटिव लिख दो। ये तो एटम है ना, और सोडियम क्लोराइड आपका एक कंपाउंड है, तो वहां पे आप Na और OH का मिला के एक कंपाउंड बनाओगे। समझ रहे हो? इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? बस Na, दैट्स इट। बाकी कंप्लीट करो। कर रहा है आदित्य? यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। पहले ऊपर वाला बनाना, फिर सेकेंड। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना? ऐसा नहीं है कि कोई इक्वेशन पहले से बैलेंस ना हो, बट जो आप बोल रहे हो Na नहीं, ये नहीं है पहले से बैलेंस। आप कुछ, हाँ हाँ हाँ, सर आपने कुछ फॉर्मूला गलत बनाया होगा। श्रेयांश क्या बनाया हो? ये Na + H2O लिखे हो, और ये ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनाया हो? NaOH। आप क्या बनाए हो फॉर्मूला? ये बनाया हो, और यहां H तो नहीं लिख दिया है। बस मैंने बोला ना, कहीं भी रिएक्शन में हाइड्रोजन दिखेगा मतलब H2, अकेला हाइड्रोजन कहीं दिखा मतलब H2, अकेला हाइड्रोजन कहीं दिखा मतलब H2, अकेला ऑक्सीजन कहीं दिखा मतलब O2। ठीक है? सर बन गया। हाँ बोल, कहां कहां क्या लगाऊं? सर NaH2O के सामने सर 2 लगाना पड़ेगा। किसके सामने? H2O के सामने? सर पहले Na के सामने 2 और फिर H2O के सामने 2 लगाना पड़ेगा। यहां 2 और यहां भी 2। यस सर। फिर सर फिर 2 NaOH बन जाएगा। बस बस सर। 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन। 4 दिख रहा है हाइड्रोजन राइट में? नहीं दिख रहा है। हाँ क्यों, कहां से 3 दिख रहा है? ये 2 और ये 1 ऐसा, और ये 2 को नहीं दिखेगा। 4 दिख रहा है ना? ओके, तो 4 हाइड्रोजन राइट में, 4 हाइड्रोजन लेफ्ट में। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट में अनिकेत?
लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना है? और राइट में हो गया बैलेंस? आ रहा है ना? पक्का? डाउट है तो पूछ। ठीक है। सर 2NaOH एक्वस रहेगा ना? हाँ एक्वस रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसको देखते हैं। अगेन हाइड्रोजन अकेला है तो H2। क्लोरीन भी ना गैस के फॉर्म में रहता है। क्लोरीन जो होता है ना वो गैस के फॉर्म में होता है, तो वो भी आपका Cl2 होता है। क्लोरीन भी क्या होगा? Cl2। ठीक है। गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? HCl। H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? HCl। क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताओ, जल्दी से 1 मिनट में, बस खत्म। सर HCl के सामने 2 लगा देंगे। बस वेरी गुड, HCl के सामने 2 लगा देंगे, बस बाकी बैलेंस हो गया ना। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। क्लियर है? पक्का? आपके ना बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर बुक कोई लेके आया है ना तो उसके एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज अगर लाए हो तो, और अगर नहीं लाए हो तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताता हूं जिसमें आप लोग ये वाले क्वेश्चंस देखोगे। रखें बुक एनसीईआरटी, पेज नंबर, श्रुति बताएगी एक्सरसाइज। हाँ यही वाला पेज नंबर बताओ, ये वाला। हाँ पेज नंबर 15 खोलो, देखा? उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेंटेंस दिया है, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो अगेन आपको पहले सेंटेंस से समझना पड़ेगा, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बैलेंस कर पाओगे। उसमें 4 क्वेश्चन है ABCD करके। ठीक है, फिर 6th क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस दिए हैं प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले, तो वो तो कर लोगे। और 7th में वर्ड इक्वेशंस है, दिख रहा है नैतिक? 5th 6th 7th टोटल मिला के 12 इक्वेशंस हैं, आपको ये ट्राई करना है घर पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं हेल्प आप लोगों को कर देता हूँ, थोड़ा 9th का आप लोगों को वो सारे आयंस के नाम बता देता हूँ, कौन कौन से कॉमन आयंस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूं तो Li1 पॉजिटिव लिथियम आयन होता है, Na1 पॉजिटिव आपका सोडियम आयन होता है, Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन होता है, एल्यूमिनियम होता है Al3 पॉजिटिव। ठीक है, फिर कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं अगर अपन, तो ऑक्सीजन होता है O2 नेगेटिव, क्लोरीन या फ्लोराइड होता है F नेगेटिव, सल्फाइड होता है S2 नेगेटिव, फॉस्फाइड होता है P3 नेगेटिव, नाइट्राइड होता है N3 नेगेटिव। समझ रहे हो? ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आप लोग फॉर्मूला बना पाओ। समझ रहे हो? कहीं लिखा हुआ है सोडियम ऑक्साइड है, तो क्या करोगे? सोडियम होता है Na पॉजिटिव, ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव। फॉर्मूला कैसे बनेगा? Na के नीचे 1 लिखोगे, O के नीचे 2 लिखोगे, ये 2 यहां जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समझ गए क्यों मैं बता रहा हूं ये चीज? क्योंकि आपका वर्ड इक्वेशन में भी आपको पूरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और यही काम आपको अपने सेंटेंस इक्वेशन में भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये चीज 9th का मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला रहा हूं। ठीक है, कुछ और देखते हैं। पोटेशियम होता है K पॉजिटिव, कैल्शियम होता है Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्लोराइड लिखा क्या मैं? नहीं, क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड होता है Br नेगेटिव, फिर बेरियम होता है जो मैंने पीछे देखा Ba2 पॉजिटिव। ये सब सिंगल सिंगल एटम है, सारे के सारे क्या है? मोनो एटॉमिक। क्या है? मोनो एटॉमिक, सिंगल एटम वाले। कुछ पॉली एटॉमिक देखते हैं। OH नेगेटिव होता है आपका हाइड्रोक्साइड, इसके मैं नाम लिख दे रहा हूं हाइड्रोक्साइड। अभी अपन जो बनाया ना NaOH में, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर CO3 2 नेगेटिव होता है कार्बोनेट। सुना सुना लग रहा है? हाँ कैल्शियम कार्बन, तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बन का फॉर्मूला। कैल्शियम आपको पता है Ca2 पॉजिटिव होता है, और कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव होता है, दोनों का 2 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3। समझ गए? ओके,
फिर सल्फेट अभी अपन पीछे बनाए थे, SO4 नेगेटिव क्या होता है, सल्फेट, समझ रहे हो, SO4 नेगेटिव सल्फेट, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेट भी सुना है, नाइट्रेट, ये जो मैंने बोला था ये नाइट्राइड है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये नाइट्राइड है, ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है, आइड है, वो 8 है, समझ रहे हो, आइड 8 आया तो ऑक्सीजन आ गया साथ में, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका नाइट्रेट। देखो इसमें भी 8 आया ना, तो यहां ऑक्सीजन है, कार्बोनेट में भी 8 आया ना, यहां पे ऑक्सीजन है, समझ रहे हो, ये हो गया। उसके अलावा फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव होता है आपका फॉस्फेट, ये सब आपके पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो 1 नेगेटिव है ना, अकेले H के ऊपर नहीं है, O और H दोनों के ऊपर है। ये 2 नेगेटिव सिर्फ O3 के ऊपर नहीं है, C के ऊपर भी है। तो पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब मेनी एटम्स कैरिंग अ चार्ज, पॉलीएटॉमिक आयन, मेनी एटम कैरिंग अ चार्ज, पॉलीएटॉमिक आयन, समझ गए। ये सब मोनोएटॉमिक, क्योंकि सब एक एक एटम है। मैग्नीशियम एक एटम है, एल्यूमिनियम एक एटम है, कैल्शियम एक एटम है, क्लोराइड एक एटम है, समझ रहे हो। PO4 3 नेगेटिव। और एक और जो कॉमनली यूज होता है वो होता है आपका NH4 1 पॉजिटिव। किसी को नाम याद है इसका, इसको बोलते थे हम अमोनियम, नहीं सुने हो, अमोनियम, समझ गए। तो मेरे हिसाब से इतना, और एक H पॉजिटिव भी लिख लेना हाइड्रोजन के लिए, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए H पॉजिटिव। तो आई गेस जितने मैंने अभी आपको क्वेश्चन इसमें दिए ना, लगभग इसमें सारे आपके दिए हुए हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ठीक है। जिंक क्या होता है, 2 पॉजिटिव, आयन पूछ रहा हूं मैं, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, जिंक भी हो गया। फिर सिल्वर क्या होगा, सिल्वर का फॉर्म सिंबल Au, गोल्ड होता है, Ag, Au ऑरम से आया है गोल्ड, है ना, ये आपका Ag हो जाएगा सिल्वर का, और ये भी 1 पॉजिटिव होता है, सिल्वर भी 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके अलावा और पोटेशियम हो गया, बेरियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर आपका Cu2+ वाला भी होता है और Cu1+ वाला भी होता है। अब अगर क्यूप्रस लिखा होगा तो 1 लेना, क्यूप्रिक लिखा होगा तो 2 लेना। वैसे ही आयरन भी 2 टाइप के होते हैं, 2 पॉजिटिव फेरस, शुरू में डिस्कस किए थे फेरस, एंड 3 पॉजिटिव फेरिक, समझ गए। तो इतने में आपके ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक आयोडाइड भी होगा, वो I नेगेटिव होगा, ठीक है, आयोडाइड I नेगेटिव, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इससे अब आपके 5, 6, 7 क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो क्या, 5, 6, 7 बनना चाहिए। आदित्य बनेगा?